हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और एमजे मैथ चैनल में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ मोहम्मद जिसान और मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ अपनी एक पहचान। पहचान तो बने या ना बने, लेकिन मेरा अंदाज दुनिया से निराला है। इसलिए मेरे गुरुजी ने कहा है कि बहुत ही जल्द मेरा वक्त बदलने वाला है। और ये गोविंदा की फिल्म में मैं ज़्यादा देखता था, इसलिए डायलॉग को याद कर बैठा हूँ। और आज के इस वीडियो में हम समुच्चय का जो चैप्टर है उस पर बात करने वाले हैं। अब समुच्चय का जो चैप्टर है, अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो समुच्चय का कैसा ही सवाल हो उसको आप निचोड़ कर रख दें। तो शुरू करते हैं। जैसे समुच्चय है, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने जो 1845 से 1918 तक रहे, उन्होंने दिया था। और त्रिकोणमितीय प्रश्नों को हल कर रहे थे, तब उन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया था। उनके अनुसार वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी संपूर्णांकों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय या वॉवेल्स का समुच्चय। तो जिन वस्तुओं का, जिन चीज़ों का हम समुच्चय बना सकते हैं, जो प्रकृति में पाई जाती हैं, उसको हम समुच्चय का उदाहरण कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो इसका हम समुच्चय नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो बदलते रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ में कोई आता है जाता है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो इसलिए उनका हम समुच्चय नहीं बना सकते। इसलिए इसको हम समुच्चय का उदाहरण नहीं कह सकते। तो समुच्चय उसको ही कहेंगे जो निश्चित होगा और जिनका हम समुच्चय बना सकते हैं। जिन वस्तुओं का, जिन चीज़ों का या जिन संख्याओं का भी हम समुच्चय बना सकें, उनको ही हम समुच्चय का नाम देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं पहला यहाँ पर लिखा मैंने ए एप्सिलॉन ए। इसका मतलब होता है कि ये जो ए है ये इस समुच्चय ए का अवयव है। और अगर मैं लिखूं बी इज नॉट एप्सिलॉन ए, इसका मतलब है कि ये बी है जो, ये इस समुच्चय ए का अवयव नहीं है। अब किसी भी समुच्चय को हम पहले तो जो कैपिटल लेटर्स होता है उससे प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कैपिटल होना चाहिए, समुच्चय को हम उससे ही प्रदर्शित करते हैं। और जो समुच्चय के अवयव होते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, उसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ये समुच्चय का एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये ए इस समुच्चय में है और बी इस समुच्चय में नहीं है। अब ये जो ये मैंने मंझला ब्रैकेट लगाया है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रोस्टर रूप। किसी भी समुच्चय को अगर आपको रोस्टर रूप में लिखना है तो ये मंझला ब्रैकेट लगाते हैं और इस तरह से लिखते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि आपको इस रोस्टर रूप को समुच्चय का निर्माण करना है तो आप किस तरह से करेंगे? इसको समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करना है तो कैसे करेंगे? अब किसी भी रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करने के लिए पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी एक अक्षर लेना है। इनको छोड़कर अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर स्मॉल लेना है और उससे प्रदर्शित करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। ये तो हमारा समुच्चय के अंतर्गत दिया ही गया है। तो यहाँ पर इसको समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे, ए बराबर, ये मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और मैं यहाँ पर एक्स ले लेता हूँ। एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं आप, और लिखते हैं एक्स कॉलन एक्स और एक्स क्या है यहाँ पर? ये हमारे क्या है? अब आपको ये लिखना है कि ये हमारा जो समुच्चय दिया है इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? ए आई ओ यू, जिनको हम स्वर कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं वोवेल्स। तो यहाँ पर x क्या हो गया? x हो गया सभी स्वरों का समुच्चय। x है जो, वो हो गया हमारा सभी
अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय है। तो इस तरह से आप किसी समुच्चय का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर दिए गए थे। अगर आपको प्राकृतिक संख्याएं दी गई हो या संपूर्णांक दिए गए हों तो उनको भी आप ऐसे ही लिखेंगे। एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं और जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनको प्राकृतिक संख्याएं लिखेंगे। अगर सभी संपूर्णांक दिए गए हैं तो उनको सभी संपूर्णांक लिखेंगे। अगर सभी धन पूर्णांक दिए गए हैं, सभी धन पूर्णांक दिए गए हैं तो उनको वही लिखेंगे। तो अब बात आती है कि जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब a बराबर b। इसका मतलब है कि ये a है जो एक समुच्चय है, ये b के समान है। a b समुच्चय के समान है। वो कब होगा? जब दो समुच्चय के अवयव हमारे दोनों के बराबर दिए गए होंगे तो हम लिखेंगे कि a और b दोनों समान समुच्चय हैं। वो कब होंगे? जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। तो ये हमारे समान समुच्चय होंगे। सिर्फ क्या है, क्रम बदला गया है लेकिन दोनों में अवयव सेम है, तो इसलिए ये हमारे समान समुच्चय होंगे। अब ये जो पहले स्टार्टिंग में मैंने लिखा है ये किस टाइप का समुच्चय है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारे क्या है, निश्चित अवयव है। और जिसमें निश्चित अवयव होते हैं जिस समुच्चय में, उसको हम एक नाम और दे सकते हैं, वह है परिमित समुच्चय। तो इस समुच्चय में अवयवों की संख्या हमारी क्या है, निश्चित है, इसलिए हम इसको परिमित समुच्चय का नाम भी दे सकते हैं। जिस समुच्चय में हमारे अवयवों की संख्या निश्चित ना हो तो उसको हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय क्या होगा? जैसे सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, क्योंकि उसमें लिमिट नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। जैसे 1 2 3 डॉट 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 दिया हो इनफाइनाइट तक, तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा अपरिमित समुच्चय का उदाहरण। ये परिमित हो गया और ये अपरिमित हो गया। अब अगर हमको कोई एक एग्जाम्पल ऐसा दिया जाए जिसमें अवयव ना हो तो उस समुच्चय को क्या कहेंगे? उस समुच्चय को कहेंगे हम रिक्त समुच्चय। जिसमें एक भी अवयव ना हो उसको कहेंगे रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। और फिर हम उसको प्रदर्शित करते हैं फाइल से। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ रिक्त समुच्चय का। जैसे बी हमको दिया है, बी एक समुच्चय है और ये रोस्टर रूप में ऐसे लिखा है x कॉलन x करके। इसको कॉलन पढ़ते हैं। ये जो दो डॉट ऊपर एक नीचे एक ऊपर होता है, इसको कॉलन पढ़ते हैं। तो ये x कॉलन x जैसे मैंने यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल लिख दिया है। बी है जो वो समुच्चय है, x कोलन x करके लिखा गया है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है और इसका x का जो मान है वो हमारा 5 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। अब यहाँ पर x विषम प्राकृतिक संख्या भी कहा गया है और उसका मान 5 से बड़ा और 7 से छोटा कैसे हो सकता है, यानी कि 6 की बात कर रहा है। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं विषम प्राकृत संख्याओं में? तो इसलिए ये हमारा एक रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय का उदाहरण होगा। तो शून्य समुच्चय को जब भी हम प्रदर्शित करते हैं वो फाई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ये रोस्ट मंझला ब्रैकेट खाली लगाकर इससे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो फाई से या ये मंझला ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते हैं। ये हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। रिक्त समुच्चय प्रदर्शित करने के लिए हम फाई या इसका उपयोग करते हैं। ये हो गया हमारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण। समान समुच्चय का उदाहरण मैंने ये यहाँ पर लिखा है, समान समुच्चय। अब इसके बाद
का जो मैं करने वाला हूँ। अब आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो को यहाँ पर पॉज करने वाला हूँ। अब तक आपने क्या सीखा? समुच्चय सेट, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, समान समुच्चय इक्वल सेट, रिक्त समुच्चय इम्पटी सेट। और अब बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी, इसको क्या पढ़ते हैं आप? इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ते हैं ए उप समुच्चय है बी का। किस कंडीशन में है? अगर मैं आपको कहूँ कि आपको ये दो समुच्चय दिए गए हैं, ए के जो अवयव हैं वो ये इस तरह लिखे गए हैं 1 2 3, और जो बी समुच्चय है उसके अवयव हैं 1 2 3 4। तो इसको हम पढ़ते हैं, जो ये ए है ये इस बी का उप समुच्चय है। इसको ऐसे पढ़ते हैं ए बी का उप समुच्चय है, लेकिन बी है जो वो ए का उप समुच्चय नहीं है। तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं बी उप समुच्चय नहीं है ए का। और हम यहाँ पर इसको लिखते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी बराबर नहीं है, लेकिन ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय नहीं है ए का। उप समुच्चय सबसेट। अब अगर आपको कोई समुच्चय दिया गया है, जैसे मैं ये मान लो कि ए समुच्चय दिया गया है और आपको कहा जाए कि आपको इसके उप समुच्चय लिखने हैं, तो किस तरह से लिखेंगे? तो उप समुच्चय लिखने के लिए क्या है, जो रिक्त समुच्चय होता है पहले तो वही इसका उप समुच्चय होता है, और ये खुद स्वयं भी एक इसका एक उप समुच्चय होगा। तो इसके जितने अवयव हैं उनको अलग अलग रोस्टर रूप में लिखते हैं, वो उसके उप समुच्चय हो जाते हैं। जैसे मैं कहूँ ए का अगर हमको उप समुच्चय लिखना है तो फिर हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। पी के उप समुच्चय कितने होंगे? पी ए इक्वल टू होगा हमारा जो रिक्त समुच्चय होगा, जिसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, वो इसका एक उप समुच्चय होगा। दूसरा 7 भी ये इसका एक उप समुच्चय होगा। इसको भी लिखेंगे रोस्टर रूप में, लिखेंगे 1 2 3। और तीसरा बाकी इन सबको अब अलग अलग लिखना है। जैसे 1 को लिखेंगे रोस्टर रूप में, मझला ब्रैकेट लगाते हैं, ये भी इसका एक उप समुच्चय होगा। और फिर 2 को अलग लिखेंगे, ये भी इसका एक उप समुच्चय होगा। और फिर 3 को अलग लिखेंगे, ये भी इसका एक उप समुच्चय होगा। और फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे, 1 2 को एक साथ, 2 3 को एक साथ, और 1 3 को एक साथ, ये भी इसके उप समुच्चय होंगे। 3, तो इसके उप समुच्चय देख लो कितने बन गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। समुच्चय में 3 अवयव हैं तो उसके 8 उप समुच्चय बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये जो ए है इसको बी का हम उप समुच्चय तो कहेंगे ही, लेकिन ये ए कैसा उप समुच्चय कहलाता है? ये ए है जो ये इस बी का उचित उप समुच्चय कहलाता है। उचित उप समुच्चय क्या कहलाएगा? ये ए इस बी का उचित उप समुच्चय कहलाएगा, और जो बी है वो इसका अधिसमुच्चय कहलाता है। ए कहलाएगा इसका उचित उप समुच्चय और बी कहलाएगा इसका अधिसमुच्चय। लेकिन अगर ये ए और बी दोनों बराबर दिए गए हों, जैसे मैं यहाँ पर अब इस एक अवयव को हटा लेता हूं, तो ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, ए बराबर बी हो जाता है। फिर हम इसको लिखते हैं कि ए उप समुच्चय है बी का तथा बी उप समुच्चय है ए का। ए बी का उप समुच्चय है और बी ए का उप समुच्चय है, तो ए बराबर बी होता है। और फिर हम इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं
यहाँ पर लगाते हैं हम सिंगल एरो, यानी कि सिंगल एरो से प्रदर्शित करते हैं अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी होता है। लेकिन ए अगर ए उप समुच्चय है बी का और बी उप समुच्चय है ए का, ए बराबर बी है, तो फिर हम इसमें डबल एरो लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं यदि और यदि, या पढ़ते हैं इसको टू वे इम्प्लीटेशन, यदि और केवल यदि या टू वे इम्प्लीटेशन पढ़ते हैं इसको। तो ये तो समझ आ गया होगा, यदि दोनों समुच्चय समान हो तो ए बराबर बी पढ़ना है, और यदि दोनों समान नहीं है तो फिर ए इज नॉट इक्वल टू बी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में। वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो जितनी हमारी संख्याएं होती हैं वो सभी संख्याएं इस समुच्चय के अंतर्गत आती हैं। तो वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उनका अगर हम संबंध की बात करेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आने वाला है कि क्या होता है और किस तरह होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये संबंध लिख देता हूँ n, तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है कि क्या होता है। जैसे n होता है हमारा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, और z होता है हमारा पूर्णांकों का समुच्चय जिनको हम इंटीजर्स कहते हैं, और q होता है हमारा परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसको हम परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसको फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो n है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो उप समुच्चय है हमारा पूर्णांकों का, यानी कि जितनी हमारे प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो पूर्णांकों के अंतर्गत आएंगी। और पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो उप समुच्चय है हमारा परिमित संख्याओं का। परिमित संख्याएं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/3 -1/3 प्लस जितनी प्लस माइनस में संख्याएं आएंगी और बटा में आएंगी वो सभी हमारी परिमित संख्याएं होती हैं। तो यह क्लियर हो गया है कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो पूर्णांकों के समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और जो परिमित संख्याओं का समुच्चय होता है वो सभी संख्याएं हमारी, चाहे पूर्णांक हो चाहे नेचुरल नंबर्स हो, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। और ये जो परिमित संख्याएं हैं फिर ये वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ से यह क्लियर है कि वास्तविक संख्याएं सबसे बड़ी होती हैं। तो जो परिमित संख्याओं का समुच्चय होता है वो हमारा वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का उप समुच्चय होता है। और जो अपरिमित संख्याओं का समुच्चय होता है जिनको हम अपरिमित बोलते हैं, जो रूट के अंदर आती हैं, जैसे पाई आता है, रूट के अंदर जिन वैल्यू को हम बाहर नहीं निकाल पाते हैं रूट से, जैसे √2, √5, √7, वो सभी हमारी अपरिमित संख्याएं होती हैं। इनफाइनाइट सेट होता है। अपरिमित समुच्चय वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय होता है। तो लेकिन क्या होता है, उसमें हमारी जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो अपरिमित संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं उनको हम अपरिमित संख्याओं का उपसमुच्चय नहीं कह सकते हैं। तो यह संबंध काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको अपने माइंड में रखते हैं। तो अब सीधा चलते हैं अंतराल की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझको ये बोर्ड साफ करना पड़ेगा क्योंकि इससे नीचे अगर मैं लिखूंगा वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के बारे में। जैसे आपको कोई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है A/B∈R, और जो A का मान है वो हमारा छोटा है B से। तब इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, फिर इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, जो हमारा रोस्टर रूप है वो लगाना है,
और यहाँ पर हम ABCD का कोई भी अक्षर ले लेंगे स्मॉल, और जैसे मैं यहाँ पर y ले लेता हूँ और y:y, और मैं लिखता हूँ जो a है हमारा वो छोटा है और b बड़ा है। फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। और अब हम इसको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, y का मान है जो a से बड़ा है और b से छोटा है, y का मान। और y हमारा क्या है, यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, रियल नंबर का समुच्चय है। तो a से b तक का जो मान है, a और b के बीच में हमारी जितनी संख्याएं आएंगी वो हमारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होंगी। इसमें a और b सम्मिलित नहीं है। ऐसे अंतराल को हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे अंतराल को पढ़ते हैं हम विवर्त अंतराल। और फिर इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं छोटा, ये छोटा ब्रैकेट लगाते हैं और इसको पढ़ते हैं हम विवर्त अंतराल। तो ये समझ में आ गया होगा कि विवर्त अंतराल क्या होता है। जिसमें a और b शामिल ना हो उसको हम पढ़ते हैं विवर्त अंतराल। और फिर इसमें छोटा ब्रैकेट लगाते हैं विवर्त अंतराल। लेकिन a और b जिसमें शामिल हो, कोई भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया गया हो या पूर्णांकों का हो या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया गया हो, जिसमें ये जो अंतः पॉइंट होते हैं इनको हम अंतः पॉइंट बोलते हैं, अंतः बिंदु बोलते हैं, जो स्टार्टिंग के और लास्ट के होते हैं, ये अगर शामिल नहीं होते हैं, a और b के बीच में जितनी संख्याएं हैं वो लिखनी है, वो अगर शामिल नहीं है होती हैं तो फिर हम इसको विवर्त अंतराल पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये शामिल हों फिर इसको क्या पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं हम एक बंद अंतराल। और बंद अंतराल को फिर हम क्या लगाते हैं, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है ये लगाते हैं और फिर इसको लिखते हैं ए, ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और इसको ए बी बंद अंतराल पढ़ते हैं। और फिर इसमें ये हो जाएगा, अगर इसको शामिल करेंगे हम, ए और बी दोनों शामिल हो जाएंगे, यानी ए बी और बी भी अब दोनों इसमें शामिल हो गए हैं, तो इसको फिर हम पढ़ते हैं बंद अंतराल, संवर्त बंद अंतराल। अब ये बंद अंतराल भी हमारा दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं ये ए और बी, एक साइड से मैंने लगा दिया है छोटा बड़ा ब्रैकेट और दूसरी साइड से छोटा लगाया है, तो इसका मतलब है कि ए तो शामिल है इसमें लेकिन बी शामिल नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं फिर हम खुला अंतराल, खुला अंतराल, ए से बी तक खुला अंतराल, ए से बी तक। और वो खुला अंतराल क्या होगा हमारा, यानी ए शामिल होगा उसमें और बी शामिल नहीं होगा। फिर हम इस पर से ये हटा देंगे। अब ए तो शामिल हो गया इसमें, बी शामिल नहीं है, तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ए से बी तक खुला अंतराल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कि एक साइड से छोटा ब्रैकेट इस साइड से लगाएंगे और दूसरी साइड से बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, अब क्या हो गया, ये ए से बी तक खुला अंतराल तो है, लेकिन इस बार क्या हो गया हमारा, इसमें बी शामिल है और ए शामिल नहीं है। अब बी शामिल है तो बी को शामिल कर देंगे और ए को हटा देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, को हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यू। इसका मतलब होता है कि कोई बड़ा समुच्चय है। अगर कोई बड़ा समुच्चय होगा उसके जितने समुच्चय बाकी होते हैं वो उसके उप समुच्चय कहलाते हैं। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कोई जेड पूर्णांकों का समुच्चय होगा जो, तो वो हमारा इसके अंतर्गत आएगा, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आएगा। तो वास्तविक संख्याएं हमारा सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, और जो जितनी बाकी छोटी संख्याएं हैं वो हमारी उन इस समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। तो सार्वत्रिक समुच्चय के अगर आपको उप समुच्चय लिखने हैं तो जितने उसके नीचे छोटी संख्याएं हैं उनको आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो करना है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड को साफ कर देता हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको मैं एक यूनिवर्सल सेट देता हूँ, सार्वत्रिक समुच्चय देता हूँ,
और उसको आपको वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये U इक्वल टू में दिया है यहाँ पर आपको एक सार्वत्रिक समुच्चय 1 2 3 4 और ये 10 तक है। और एक दूसरा समुच्चय दिया गया है आपको 2 4 6 8 10 और एक तीसरा समुच्चय दिया है आपको 2 4। इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाना बहुत आसान है। जो यूनिवर्सल सेट होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है, उसको हम हमेशा रेक्टेंगल से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंतर्गत हमको क्या लिखाना है, ये लिखाना है समुच्चय ए और बी। तो ए हमारा बी से बड़ा है तो इसको बनाएंगे। यहाँ पर पहले छोटे वाले को बना देते हैं बी को। ये है हमारा बी और इसके अंतर्गत है हमारे दो अवयव 2 और 4। तो यहाँ पर 2 और 4 ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ए के अंतर्गत हमारा 2 4 6 8 10 है तो इसको बड़ा सर्कल बनाएंगे, एक बड़ा वृत्त बनाएंगे। अब 2 और 4 तो हमारे आ गए हैं तो इसमें हमको क्या दिखाना है, सिर्फ 2 6 8 10। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 8 10। अब जो यूनिवर्सल सेट है हमारा, सार्वत्रिक बड़ा समुच्चय है, उसके हमारे जो अवयव बचे हैं उनको हम इसके बाहर सर्कल के दर्शाएंगे। जैसे 1 3 5 7। तो 1 3 5 7 9 हम यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं। 3 5 7 9। तो इस तरह से वेन डायग्राम में सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को दर्शाते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा समुच्चयों का सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन कैसे करते हैं। जैसे मैं यही मान लेता हूँ, ये आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं ए और बी। तो समुच्चयों का सम्मिलन कैसे करते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन करने के लिए इसको हम ऐसे कर पढ़ते हैं ए यूनियन बी। ये आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं, अगर आपको इनका सम्मिलन करना है ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी वो होगा जो दोनों में आएगा, दोनों समुच्चयों में अंतर्गत है। तो ए यूनियन बी से को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। रिपीट नहीं करना है। बी में जितने अवयव हैं वो हमने लिख दिए हैं, ए में हमारे जितने अवयव हैं वो लिख दिया है। तो ए यूनियन बी हमारा ये हो गया। तो ए यूनियन बी हमारा यहाँ से क्या आया है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, वो ए के बराबर आया है। तो ए यूनियन बी को हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ए यूनियन बी बराबर आ गया हमारा ए के। और जो हमारा यहाँ पर बी है वो क्या है, एक उप समुच्चय भी होगा इसका ए का। तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं कि बी उप समुच्चय है ए का, बराबर बी उप समुच्चय है ए का। तो यह क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है तो उसको हम ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर हो जाता है हमारा बी उप समुच्चय ए। अब इसके बाद है समुच्चयों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। वो कैसे करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हम उल्टा बना देते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं कि जो दोनों में हमारा कॉमन होता है। इसमें हमने क्या लिखा है, जो कॉमन है वो भी लिखा है, जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी लिखा है। और ए इंटरसेक्शन बी में हम वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है, 2 और 4 है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 4। तो ये हो गया हमारा बी उप समुच्चय हो गया ए का, बराबर बी उप समुच्चय हो गया
ए का। और ये किसके बराबर आया है हमारा 2,4, ये आया है हमारा पी के बराबर, तो इसको हम बराबर बी लिख सकते हैं। तो यहां से ये क्लियर हो गया, अगर पी उप समुच्चय है ए का तो हम इस ए इंटरसेक्शन बी को किसके बराबर लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी हमारा हो गया बी के बराबर। और फिर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा हमारा बी उप समुच्चय ए। अब अगर आपको इसका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाना पड़े तो आप ऐसे ही बना सकते हैं जैसे इसका बनाया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, फिर से ऐसे ही बनाएंगे और जो अवयव हैं उनको दिखाएंगे। लेकिन इस बार इसमें क्या करना है, इसमें सर्कल जैसे यहाँ पर पहले अलग अलग दिए गए थे ए और बी, इसमें इस तरह से लेते हैं कि ए और बी को ऐसे लेते हैं, और ये जो बीच में पॉइंट हम लगाएंगे ए यूनियन बी में हमारे जितने अवयव आए हैं ए यूनियन बी में उन सभी को हम यहाँ पर बीच में दिखाएंगे, और ये होगा हमारा यहाँ पर ए यूनियन बी। और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी में भी आप इसी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में भी, ए इंटरसेक्शन बी में भी हमारे जो अवयव आए हैं उनको इसी तरह से प्रदर्शित करेंगे। ये यू हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, और ये ए है और ये बी है, और ये है हमारा ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। इन पर आप सभी पॉइंट्स जो है यहाँ पर लिखे हैं इसी तरह से प्रदर्शित करते सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो है वो है कि इनसे यहाँ से जो हमारे गुणधर्म प्राप्त होते हैं, जो नियम बनते हैं वो क्या बनेंगे, जैसे ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा हमारा बी यूनियन ए। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन से हो जाएगा, और इसको कहते हैं हम क्रम विनिमय का नियम। और इसके बाद है हमारा दो समुच्चय की जगह 3 दिए हों, ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये आपको ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी और यूनियन सी। और इसी तरह से इंटरसेक्शन में हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, इसमें पलट के लगाना है बस इस साइन को, और ये होता है हमारा साहचर्य का नियम। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे ए यूनियन फाई बराबर होगा ए, यानी कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो भी हमारा इसके यूनियन में आता है, और उसको वो ए के बराबर ही होता है, क्योंकि किसी समुच्चय का जो उप समुच्चय होता है वो एक रिक्त समुच्चय होता है। तो ए यूनियन फाई अगर हम करेंगे किसी रिक्त समुच्चय के साथ उसका यूनियन सम्मिलन करेंगे तो वो भी हमारा ए के बराबर ही आएगा। ये होता है तत्समक नियम। और तीसरा चौथा नियम होता है हमारा यूनियन ए बराबर ए। ये नियम होता है वर्ग सम नियम। और यू यूनियन ए बराबर हो यू, ये होता है हमारा यू का नियम। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद जो पूरक समुच्चय होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट होता है, उसके बारे में हमारा वीडियो आएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। शुक्रिया दोस्तों।